हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आज के दिन दिन की शुरुआत ये सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट ये है कि रैंडमली बनाती हूँ कि हाँ भाई ये मुझे करना होता है। क्योंकि वैसे अगर ज्यादा लंबी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ना, तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर वो पूरी कंप्लीट नहीं होती फिर डिमोटिवेशन होता है कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की। तो जो जो मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे टाइम होता है ना, उसके हिसाब से मैं डिक्रीज और इंक्रीज करती रहती हूँ कि आज मेरे पास टाइम है तो आज मैं ज्यादा एफर्ट्स लगाऊं और ज्यादा अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करूँ। और कम होता तो फिर उसके हिसाब से बनाती हूँ मैं। तो आप भी अपनी मतलब उसके हिसाब से बनाओ, दूसरी के देख के या फिर किसी और से मोटिवेट होकर बना लेते हो फिर वो कंप्लीट नहीं होते, डिमोटिवेशन फील होता है। तो आज ही टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैंने रखा था कि जो मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, उसको मैं कवर करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो न्यूज़पेपर मैं सिर्फ जो न्यूज़पेपर आते हैं ना उसी से रीड करती हूँ। उसके अलावा जो विशाल सर की जो एडिटोरियल क्लास है ना, उससे जो रिटेन वाला होता है ना डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो लिख लेती हूँ कि हाँ हाँ ये मुझे टॉपिक्स लिखने हैं और इस पे और इसके आंसर्स देने हैं। तो वो लिख के और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है उसके रिगार्डिंग। अगर टाइम नहीं मिलता तो सर के जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनसे रीड करके और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करती हूँ कि हाँ ये है और ऐसे ऐसे लिखना है उसको। और उसके बाद में कभी कभी कमेंट भी करती हूँ, लेकिन हमेशा मतलब अच्छा नहीं होता तो ऐसे डिमोटिवेशन होता है कि मतलब मैंने अच्छा नहीं लिखा तो लिखने का कोई या फिर कमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था जो करंट अफेयर की क्लास है वो। तो उसके जो जब भी मैं करंट अफेयर की क्लास देखती हूँ ना, तो उसका ये नहीं है कि भाई लेट लेट देख रही हूँ या फिर उसको सुन रही हूँ ओनली। उसमें से थोड़े जो जो की पॉइंट होते हैं ना वो लिखती जाती हूँ मैं, ताकि वो जब बाद में मैं उसको रिवीजन करूँ तो रिकॉल होती रही वह चीज़। तो ये चीज़ मस्ट है कि थोड़े थोड़े की पॉइंट जरूर लिखा करो आप, है ना, ताकि वो चीज़ हमेशा आपको मेमोरी में बनी रहे। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी जो अंकुश लांबा सर की जो पीडीएफ है ना, वहां से स्टार्ट किया था। दो पीडीएफ थी आज मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज दोनों ही कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि इसमें शायद पांच पांच तो पांच या छह के अप्रोक्स तो पजल होती है और 15-15 क्वेश्चन होते हैं, फुल लाइनर क्वेश्चन के होते हैं। वो कभी 10 हो जाते हैं कभी 15 हो जाते हैं, तो कंफर्म नहीं होता है। एक में 15 था और एक में 10 थे, तो दोनों के मिला के अप्रोक्स मतलब 50 क्वेश्चन का अप्रोक्स लगा सकते हो कि दोनों के इतने ही हुए होंगे वो कम्प्लीटली। लेकिन उसमें एक स्टार्टिंग की जो पजल दी हुई थी ना, वो मतलब ऐसे दी हुई थी, कैटेगरी बेस पे दी हुई थी। कैटेगरी बेस प्लस मतलब इसकी स्टोर वाली है वो, और एक मतलब तीनों का मिक्सर सा दिया हुआ था वो। तो वो थोड़ी सी पजल टाइप में थी, मतलब कि पजल करने वाली, उसमें कुछ भी स्टेटमेंट है ना डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्टली वैसे दिया हुआ था। तो मतलब उस पजल को बनाने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे समझ में है कि हाँ इसमें ये नहीं दे रखा, इसमें वो नहीं दे रखा। लैंग्वेज का बहुत, इस पजल को देख के मेरे को लगता है कि जिसकी लैंग्वेज में मतलब रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी ना भाई, वो इस पजल को कभी नहीं कर पाएगा। तो रीडिंग स्किल्स सबकी सच में अच्छी होनी चाहिए। उस पजल को मेरे को देख के लगता है कि मतलब 95% एस्पिरेंट्स इसको मतलब जरूर ही जरूर मतलब टाइम दे के करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं ना। और वो वाली कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी चेकलिस्ट करना। चेकलिस्ट एक ही होती है क्योंकि उसमें यार बहुत टाइम लग जाता है। फिर मुझे स्पीड मैथ वाले सेक्शन को भी मतलब वो करना होता है कि हाँ उसके भी अलग से क्वेश्चन लगाने होते हैं क्योंकि मेरे को स्पीड इंप्रूव करनी होती है। तो ये जो पहली मैंने डीआई वाले सेक्शन स्टार्ट किया था, डीआई वाले सेक्शन में। और जो दिए हुए डाटा, तो उसमें पहले एक डाटा दिया था कि टोटल परसेंटेज का। उसके बाद में एक तीन चीज दी हुई थी, उसमें पहले टोटल का दिया हुआ था, उसके बाद में दूसरी जो ग्राफ था उसके अंदर एक का परसेंटेज दिया हुआ था, दो का एवरेज दिया हुआ था। स्टार्टिंग में तो मैंने समझ में नहीं आया क्योंकि जो पहला जो दिया हुआ था ना सेक्शन ग्राफ का, उसमें उसमें सारे परसेंटेज थे, सिर्फ एक नंबर दिया हुआ था, वो नंबर मैंने अवॉइड कर दिया, ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही कि इसको सब कुछ ऐसे दिया हुआ है, मैं बनाऊं कैसे इसको। फिर बाद में जब मैंने दोबारा से अच्छे से उसको देखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, उसके बेस पे निकलेगा ये। उसके बाद में जो सेकंड वाला डाटा था उसको निकाला कि हाँ भाई फर्स्ट वाले से निकाल के परसेंटेज को और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके फिर निकालनी है ये। फिर एवरेज वाले से निकाले, फिर तीनों डाटा निकाल के उसके बेस पे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन बहुत इजी, मतलब कलरक लेवल के भी नहीं थे, इतने इजी थे। लेकिन इनके जो ग्राफ दिए हुए थे ना वो पीओ लेवल के से भी ऊपर थे। मतलब डायरेक्टली अगर एक बार रैंडमली से देखे ना तो समझ नहीं आएगा कि हम कैसे करें इस पर मतलब ग्राफ को या फिर इस पाई चार्ट को। स्टार्टिंग में तो ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और वो कंप्लीट करने के बाद में मुझे बहुत बहुत टाइम लग गया उसमें, इतनी मतलब हो गई थी कि अब मैथ बस हो गया है। उसके बाद में मैंने पुनीत सर की रीजनिंग की क्लास खोली और बहुत सारे कमेंट आती है कि वहाँ की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होता है ना,
वहाँ पे पिन करते हैं सर, तो उसमें मिल जाती है। और जब वो पीडीएफ निकालते हैं उसमें सर पूरी डिटेल सीक्वेंस में दी होती है कि प्रीलिम्स के लिए क्लास देखो, और बेसिक के लिए ये देखो, फाउंडेशन के लिए ये देखो, मेंस के लिए ये देखो, देखो सारी मैंने दिखा रखी हैं कि ये क्लासेस होती हैं। उसके बाद में सर ने जो टाइम टेबल बना रखा है कि इस दिन ये पजल कराएंगे, इस दिन वो भी दिया हुआ है। और उसके बाद में सर पजल करवाना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब सारी चीज अगर आप देखोगे ना तो उसी एक पीडीएफ में मिल जाती है। बार बार सर से पूछते रहते हैं, सर कहाँ मिलेंगी पीडीएफ, कैसे मिलेगी, ये क्लास कहाँ देखें, वो क्लास कहाँ देखें। सर का भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा एक बार पीडीएफ को देख लिया करो, जो भी आपको चाहिए ना वहाँ श्योर में वहाँ जरूर है, जरूर वो क्लास मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती है तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट अगर सर रिप्लाई नहीं करते तो और एस्पेरेंट्स है वो भी उसका रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ ये है, यहाँ से क्लास देख सकते हो। अगर वो भी नहीं करते हो ना तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ मुझे कमेंट कर दिया करो कि दीदी ये क्लास चाहिए और ये मेरा टॉपिक बहुत वीक है, तो इसकी क्लास या फिर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा, तो मैं करवा दूंगी। भाई क्लास में हम लोग करते हैं सच में, मतलब जैसे अब प्रैक्टिस का टाइम है, आईपीपीएस पीओ का भी आ गया है, एसबीआई का भी आ गया है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे बेस्ट है कि मतलब और बच्चों का वेस्ट करें, उनसे अच्छा है कि हम थोड़ा सा खुद उस चीज के लिए ये प्रोडक्टिविटी लेके आए कि हाँ मैं खुद से भी कुछ ट्राई करूँ, खुद से भी कुछ ढूंढने का ट्राई करूँ। अगर सर से ही सब कुछ करते रहेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, आगे चल के हमें सब कुछ खुद से ही करना होता है। तो वो वाली पीडीएफ कंप्लीट की और उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग की एक चेकलिस्ट है निमिषा मैम की, वो लगाना स्टार्ट की थी। फिलर्स वाली थी ये, वैसे इसमें जो फिलर होते हैं ना वो, लेकिन इसमें ये था कि तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से सिलेक्ट करके बताना था कि हाँ इनमें से कौन से वाले आंसर हैं और कौन से वाले में सिलेक्ट करने हैं। भाई इसमें है ना सच में बहुत ऐसे होता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम सेम से सारे ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना पैसेज की, उसके बाद में तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई ना तो भाई उसको स्किप ही कर दिया करो, क्योंकि ऐसे सेम सेम सिमिलर वर्ड होते हैं और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इससे अच्छा जो वन लाइनर में सिंगल फिलर या डबल फिलर कर लेते हो ना वो उससे ज्यादा इजी होते हैं। उसके अलावा आरसी करो, पैरा जंबल करो, या फिर एरर वाले क्वेश्चन भी आजकल इजी आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। अगर आपको बेसिक रूल्स आते हैं तो वो भी कर सकते हो आप। उसके अलावा कॉलम बेस वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, वो भी बहुत इजी आते हैं। थोड़ा सा बस उसमें आइडिया लगाना होता है कि हाँ ये प्रोनाउन से खत्म हो रहा है तो इसके नेक्स्ट बाद में क्या आएगा, या फिर हेल्पिंग वर्क दे रही उसके बाद में क्या आएगा, तो ऐसे थोड़ा हिंट भी मिल जाता है हमें। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके